हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी CGL 3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, BPSC या फिर बिहार दरोगा, इन सारे एग्ज़ामों में आपको उनसे अच्छी मदद मिल सकती है, तो आप लोग उसे ज़रूर करें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को यह सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो 14 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों के हस्ताक्षर इस समझौते के तहत किए गए थे। ठीक है, और आप लोग को याद रखना है कि ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, एडुसैट इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये कब छोड़ा गया था? तो ये आप लोग याद रखिएगा 2004 में। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कौन सा? तो ये जो मैटसैट है, तो मैटसैट जो है वो भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था दृष्टिहीन को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर चौथा। और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और आप लोग याद रखिएगा कि इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 का को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कब जोड़ा गया था? तो आप लोग कह सकते हैं कि ये 1976 में, आप लोग इसे याद रखिएगा 1976 में। और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 41वां संविधान संशोधन भी 1976 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य का जो अवकाश ग्रहण का आयु है उसे 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें 43वां संविधान संशोधन, तो 43वां संविधान संशोधन जो है वो 1978 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? तो आप लोग कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार फिर से दे दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य में जब 1976 में जोड़ा गया था 40वां संविधान के तहत, तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। और 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मनु जो थे वो भारत के हिंदू विधि निर्माता थे। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि मनु स्मृति की भी रचना मनु के द्वारा ही की गई थी, जो एक विधि संहिता है। और आप लोग इसी में याद रखिएगा, तो कपिल मुनि के द्वारा क्या लिखा गया? आप लोग इसे याद रखिएगा, कपिल के द्वारा तो सांख्य दर्शन दिया गया था। और कौटिल्य के द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और वहीं अगर आप लोग याद रखिए वत्सायन के द्वारा, तो वत्सायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई थी। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और ये जो मनु है, ये मनु आप लोग याद रखिएगा कि शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, तो इनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे मनु। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर
6 पे। और छठा नंबर प्रश्न कर रहा है वॉर्सो किस देश की राजधानी है, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। वहीं हम लोग बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है, तो आप लोग इसका उत्तर करें 7 का। और 7 का सही उत्तर हो जाएगा क्योडो जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान की आप लोग कह सकते हैं कि समाचार एजेंसी है। वहीं अगर बात हम लोग करें इटली की, कौन सी है एजेंसी, तो इटली की आप लोग याद रखिएगा अंसा कहते हैं समाचार एजेंसी को, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग फ्रांस की, तो फ्रांस का कौन सा है, तो फ्रांस का आप लोग याद रखिएगा AFP फ्रांस की समाचार एजेंसी है। और हम लोग बात करें मिस्र की, तो मिस्र का जो है वो मेना है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी बात याद रख सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, लेक सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, तो झील है, ठीक है। कौन सी, तो आप लोग कह सकते हैं स्वच्छ पानी या मीठे पानी की, ठीक है। और ये जो लेक मिशिगन है, तो ये लेक मिशिगन कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका में है। और वहीं अगर बात करें लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया जो है वो तंजानिया में है। और लेक ये बालकास कहाँ है, तो ये आपका कजाकिस्तान में है। और आप लोग याद रखिएगा कि सुपीरियर हुआ, ह्यूरॉन हुआ, ईरी हुआ, ऑन्टारियो हुआ, तो ये सारे आप लोग कह सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 9। और 9 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग कीवी की, तो कीवी कहाँ की पक्षी है, तो आप लोग याद रखिएगा न्यूजीलैंड की, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग एमू की, तो एमू जो है आप लोग कह सकते हैं कीवी और एमू दो ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। और आप लोग इसी में बात याद रखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, तो आप लोग को बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, अरबों के द्वारा किया गया था। आप लोग कह सकते हैं कि 712 में आप लोग याद रखिएगा कि अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। और वो कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पे आक्रमण किया गया था। और उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर सिंध के शासक थे, तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अफगान के मोहम्मद गजनबी आक्रमण करते हैं 1000 ईस्वी में, और गजनबी के द्वारा कुल 17 बार आक्रमण किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पे। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। और 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1908 में अमृतसर में होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आगा खां जो है वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। वहीं हम लोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा फैदोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 13 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें जो है वो मराठा की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय होते हैं, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि 1526 में क्या होता है, तो पानीपत की प्रथम युद्ध होती है किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय होते हैं, ठीक है। और 1539 में क्या होता है, तो 1539 में जो है वो चौसा का युद्ध होता है, और किसके किसके बीच होता है, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है, और इसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह विजय होते हैं। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है,
खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक हैं। तो आप लोग को बताना है कि कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, विवेक अग्निहोत्री इसके निर्देशक थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस 15 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है, और आप लोग के इसी में याद रख सकते हैं कि ये जो 55वां संविधान संशोधन 1986 है, इसमें क्या हुआ था, तो इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत आप लोग कह सकते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और हम लोग बात करें 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत आप लोग याद रखिएगा कि विधानसभा का परिसीमन किया गया था। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का आप लोग कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न करा निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है। तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सी है, तो वो हो जाएगी बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा बृहस्पति। और याद रखिएगा आप लोग कि मंगल जो है उसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति को हम लोग क्या, तो तूफान ग्रह भी कहते हैं। और वहीं हम लोग बात करें तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और ये जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, और जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ भी वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और आप लोग याद रख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा भी शुरू किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी, तो आप लोग उसे भी याद रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 18 नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो आप लोग को बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, और वहीं बात करें 1929 में बिहार में क्या हुआ था, तो बिहार के सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो आप लोग बताइए ये नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पटना में किन के द्वारा किया गया था। तो पटना में किन के द्वारा किया गया था, तो इसका आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका कांत सिंह के द्वारा पटना में क्या किया जाता है, तो नेतृत्व किया जाता है। वहीं बात करें हम लोग कि चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किन के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न कर रहा है राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा। तो आप लोग बताइए कि बिहार राज्य जो है उसका नाम बिहार क्यों पड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ई बौद्ध बिहार के कारण। देखिए बौद्ध के निवास को क्या कहा जाता था, तो विहार कहा जाता था। और बिहार में आप लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे बौद्ध बिहार थे, तो इसीलिए बिहार को क्या कहा गया, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसीलिए बिहार का नाम बिहार हो गया। और आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम संगति जो बौद्ध संगति हुई थी उस दौरान क्या हुआ था, तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था। और बौद्ध धर्म में आप लोग याद रखिएगा कि त्रिपिटक है, और त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, ये आप लोग उत्तर कीजिए। और देखिए इस बार जो हुआ था बिहार दरोगा प्रीलिम्स, बिहार दरोगा मेंस, तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1971 में। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न कहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग इसरो कहाँ है, तो इसरो आप लोग कह सकते हैं बेंगलुरु में है। और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1962 से। और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। ठीक है, अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था, तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पिनाक है। तो आप लोग बताइए ये पिनाक क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पिनाक क्या है, तो पिनाक है आप लोग का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि तेजस क्या है, तो तेजस पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और ये कब से दिया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप लोग याद रखिएगा 1965 से। ठीक है, और इसमें 11 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और मैन बुकर पुरस्कार जो है वो 1929 से दिया जा रहा है। और वो किस क्षेत्र में दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और अगर बात करें हम लोग पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 1917 से दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न है भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो आप लोग इसका आंसर करें 25 का, और 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। और इसका निर्देशन जो है या किसके द्वारा किया गया था, तो आरदेशिर ईरानी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। ठीक है, और 1931 में इसे बनाया गया था। और वहीं बात करें कि भारत की पहली फिल्म कौन सी है, तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। और राजा हरिश्चंद्र जो है वो 1913 ईस्वी में बनाया गया था, और ये मूक फिल्म था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और भारत में आप लोग कह सकते हैं कि फिल्म का जनक किसे माना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, और ये मणिपुर में है। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें कौन सा, तो आप लोग कह सकते हैं कि भारतनाट्यम कहाँ है, तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। ठीक है, और केरल में कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल में है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। तो 27 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 28 नंबर, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 29 नंबर का आप लोग सही आंसर कीजिए, और 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1954 में ही आप लोग कह सकते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए 30 का, और 30 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है
तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी सही हो जाएगा। अकबर के दरबारी थे तानसेन, और आप लोग कह सकते हैं कि अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे ये तानसेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? 32 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका 32 का आप लोग सही उत्तर करें, और 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों को क्या कहा जाता था? तो पाल और क्या था, लाल बाल पाल, इन तीनों को कहा जाता था। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न कौन सा है? तो 33 नंबर प्रश्न कौन सा क्या कर रहा है? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो हैं वो मंत्री अपना पद ग्रहण करते हैं, और ये अनुच्छेद किसके तहत? तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च मार्च 8 के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो आप लोग को बताना है कि ये जो डुरंड रेखा है वो किन देशों के बीच में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ठीक है, वहीं अगर बात हम लोग करें भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? तो 36 नंबर, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का? तो 36 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, गतिहीन स्फीति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 37, और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। ठीक है, और आगरा में इनकी कब मृत्यु हो जाती है? तो 1530 में। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आप लोग आंसर करें, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हॉकी के टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और वहीं हमसे पूछ लिया जाए कि क्रिकेट में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि खो खो में कितना होता है? तो खो खो में 9 प्लेयर होता है, बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, और वहीं अगर बात करें रग्बी में कितना होता है? तो रग्बी फुटबॉल एक होता है, तो उसमें होता है 15 खिलाड़ी। और वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कबड्डी में कितना होता है? तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, और वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, 6 खिलाड़ी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। 39 नंबर प्रश्न करा है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए 39 का, और 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, डेसमंड टूटू और दलाई लामा जो हैं ये दोनों इस द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन जो है वो करनाल हरियाणा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर यूपी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, तो रुड़की उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। और वहीं नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय इसका नाम था, क्या, तो लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फैटमैन। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। लिटिल बॉय कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पे। पहले आप लोग याद रखिएगा, पहले गिरा लिटिल और फिर गिरा फैट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, 42 नंबर। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर एज हो जाएगा, वो सही हो जाएगा 18 वर्ष। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 43। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि पहला गवर्नर कौन था, या आप लोग कह सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये लॉर्ड मेयो के काल में क्या हुआ था, तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में होती है, और लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार नियमित जनगणना होती है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 पे। और 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। वीर बालक दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। और 46 नंबर प्रश्न करा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 24.62%, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं, इसी में आप लोग याद रख सकते हैं, तो पहले कौन बनी थी, तो सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज के बाद जो बनी वो कौन बनी थी, तो शीला दीक्षित बनी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। और 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, संतोष जॉर्ज कुलांगरा जो है वो पहले व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो 49 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। और 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मिशन लूसी को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 का, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 51 नंबर। और 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, तो आप लोग को बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्या होती है, तो क्षीण होती जाती है। तो
क्षीणता बढ़ती जाती है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 52 नंबर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है आप लोग बताइए। तो इसका क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दाब अधिक होने पे बर्फ़ का गलनांक जो है वो क्या होता है, तो घट जाता है, और इसी कारण वो आपस में क्या होते हैं, तो दो टुकड़े चिपक जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 53 नंबर, और 53 नंबर प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या है, तो शुक्र ग्रह को जो है वो मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या हम लोग इसे भोर का तारा कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और शुक्र और बुध के जो हैं कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 54 नंबर। क्या करा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है। तो 54 नंबर का सही उत्तर कीजिए, और 54 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उन्हें क्या होगा, तो भार का एहसास होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, तो क्या होगा कि वो फट जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, तो वायुदाब घट जाता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, तो वायुदाब घट जाता है, और बैलून का गुब्बारे का जो अंदर का दाब रहता है वो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, तो गुब्बारा फट जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 56 नंबर। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 56 का, तो 56 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 56 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सफ़ेद रंग हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 पे, और 57 नंबर प्रश्न कह रहा है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी, आप लोग को बताना है। तो प्रकाश की गति माध्यम के साथ क्या होगा, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, वैसा ही रहती है। ठीक है, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि होने या घटने का क्या कर सकते हैं, तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों से रडार का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रडार का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वहीं हम लोग सोनार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सोनार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं को खोजने में, या हम लोग कहते हैं समुद्री जहाज़ों का मार्ग पता लगाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सोनार को हम लोग क्या कहते हैं, सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 पे, और 59 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर कितना हो जाता है, तो 10 का पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 60। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। पारा जो है वो ऊष्मा का क्या है, तो अच्छा चालक है। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि ये विद्युत का भी चालक होता है। ठीक है, और अमलगम में क्या होता है, तो अमलगम में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न कौन सा है, 61 नंबर, और 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो 61 का आप लोग सही उत्तर करें, और 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो है वो नीलाथोथा का रासायनिक नाम है। वहीं अगर आप लोग से इसका केमिकल फार्मूला पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा CuSO4 इंटू 5H2O। आप लोग ये याद रखिएगा CuSO4 5H2O। तो ये किसका है? तो नीलाथोथा या कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, विद्युत सेलों में किया जाता है, रंग बनाने में किया जाता है, ठीक है, और कॉपर के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 पे। और 62 नंबर प्रश्न कह रहा है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 62 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री, और भी +4 डिग्री सी पे पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या मास नंबर है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो आप लोग ये बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 63 का उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है वे आयतन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में कौन सी गैस सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना है? तो 78% है। और ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे आता है, और वो कितना है? तो 21% है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन सा आता है? तो आप लोग याद रखिएगा आर्गन आता है, और चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 66 नंबर। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु इसमें से पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम जो है वो कठोरतम धातु है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें कि विश्व की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 पे। और 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी कशेरुक रज्जु में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसे कशेरुक रज्जु को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो मेरू रज्जु, या हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? तो आप लोग इसका आंसर करें 68 का, और 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो ट्रिटिकेल जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि मानव निर्मित गेहूँ है, ठीक है। और वहीं आप लोग याद रखें तो और कौन सी है? देखिए चना क्या है? तो चना को हम लोग वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं? तो साइसर एरिटीनियम कहते हैं, ठीक है। मक्का को जिया मेज कहते हैं, और आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 पे। और 68 नंबर हो गया 69 पे। 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 70 नंबर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप लोग इसका सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो पुष्प क्रम जो होता है फूलगोभी का वो खाने वाला भाग होता है, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें गेहूं और मक्का का, हम लोग क्या खाते हैं? तो भ्रूणपोष खाते हैं। और आम का क्या खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। वहीं सेब और नाशपाती का हम लोग क्या खाते हैं? तो सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं। और
केला का क्या खाते हैं, तो केला का मध्य एवं अंतःभित्ति खाते हैं। और मूंगफली का हम लोग क्या खाते हैं, तो बीज तंत्र हम लोग खाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि भ्रूण खाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 पे। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, पोलियो ड्रॉप ओरल की खोजकर्ता कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा पोलियो ड्रॉप की खोज की गई थी। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और पोलियो टीका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि साल्क के द्वारा पोलियो टीका की खोज की गई थी। वहीं आप लोग याद रख सकते हैं मलेरिया परजीवी की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया परजीवी का खोज किया गया था। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, तो चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। और टीबी की वैक्सीन जो है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा ही खोजा गया है। ठीक है, और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, और 72 नंबर प्रश्न कह रहा है विषाणु में क्या होता है, तो 72 नंबर का आंसर आप लोग कीजिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विषाणु में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 73 नंबर, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो इसका आप लोग उत्तर करें 73 का। और 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैर पाया जाता है। ठीक है, तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इवानोव्स्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि पोलियो रोग की खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क के द्वारा इसकी खोज की जाती है, और उन्हीं के द्वारा। और हम लोग चलते और इसी में हम लोग देख लेते हैं कि खसरा की खोज किसने किया था, तो जॉन एफ एंडरसन के द्वारा किया जाता है, और चेचक तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 75 नंबर, और 75 नंबर आज का हमारा इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। और ये क्या कह रहा है, आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू किस कुल से संबंधित है आपको बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, सोलेनेसी कुल का है कौन, आलू। तो आप लोग याद रखिएगा, आलू हुआ, बैगन हुआ, मक्का हुआ, और कौन सा, तो आप लोग कह सकते हैं टमाटर हुआ, तो ये सारी जो है ये सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें सूरजमुखी हो गया, या आप लोग कह सकते हैं गेंदा हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये कंपोजिटी कुल का है। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो के आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ कम एक्सप्लानेशन किए हैं, तो आप लोगों को अगर ज़्यादा एक्सप्लानेशन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ, नहीं तो हम इसी तरह से वीडियो अब छोटा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक और नई सेट के साथ। तो आप लोग तब तक के लिए इसी तरह ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग क्या करें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।